हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आवाज वगैरह ठीक है, वॉइस वगैरह क्लियर है, आई एम ऑडिबल। जल्दी से सब कंफर्म करा दो, सब क्लियर है। जल्दी से आ जाओ सब। सो स्टार्ट करते हैं। आई एम आशीषिका गुप्ता एंड मैं आपको पढ़ा रही पेपर 2 इकोनॉमिक्स, जिसमें कि हमारी यूनिट सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे कंजप्शन फंक्शन के बारे में। ओके, सो अब हम बात करते हैं अपने फिलर फॉर्म ऐप के बारे में। ये हमारे फिलर फॉर्म ऐप का टेलीग्राम ग्रुप है, देन ये व्हाट्सएप ग्रुप है और ये हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है। ठीक है, अगर आपको हमारी ऐप के साथ या आपकी यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना है तो आप इन तीनों चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको अप टू डेट न्यूज मिलती रहेगी। ओके, सो ये हमारे ऑफर्स हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट 6 मंथ का, पेपर सेकंड 2 क्या प्राइस है, एंड बोथ पेपर 12th मंथ का क्या प्राइस है। ओके, सो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के नोट्स पीवाईक्यू विद आंसर 100+ मॉक टेस्ट, ये किस पे मिलते हैं हमें, फिलर फॉर्म ऐप पे, जिसमें कि हमें क्विजेस, नोट्स, सैम्पल पेपर ऑल आर अवेलेबल ऑन फिलर फॉर्म ऐप। सो अगर आप 10% ऑफ चाहते हैं तो आपको आशी10 यूज कोड आशी10 गेट 10% ऑफ एनी फिलर फॉर्म कोर्सेज। ओके, तो आपको अब नेक्स्ट है कि हाउ टू डाउनलोड नोट्स को कैसे डाउनलोड करें। तो सो आप फिलर फॉर्म ऐप पे जाएंगे, आप प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड कर लेंगे। फिलर फॉर्म ऐप को इंस्टॉल कर फिलर फॉर्म ऐप को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, उसके बाद आप इस वेबसाइट को इस पे डाल देंगे, देन आपको हर चीज हर इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट होते रहेंगे आप। ओके, एंड इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए हो। ठीक है, जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर मोटिवेशन। विदाउट मोटिवेशन क्लास का कुछ मजा ही अलग होता है ना, तो हम मोटिवेशन के साथ पढ़ते हैं तो हमें क्लास में और मजा आता है। ठीक है, सो जहां तक तुम देख सकते हो जाओ, मतलब आपको आपकी मंजिल जितनी दिख रही है वहां तक तो जाना ही जाना है, ये नहीं कि नहीं जाना। जब आप वहां पहुंचोगे ना तो आप आगे देख पाओगे। क्या होता है कि आप सोचते हो नहीं नेट नहीं होगा, नेट कैसे होगा, जेआरएफ तो दूर की बात है। तो जब आप थोड़ा आगे बढ़ो, नेट की प्रिपरेशन करो, जब आपका नेट क्लियर हो जाएगा तो आप वहां खड़े हो तो आपको दिखेगा अरे वाह आगे का रास्ता तो और आसान है, तो आप फिर जेआरएफ क्लियर कर पाओगे। तो उससे क्या होगा बच्चा, उससे क्या होगा, उससे आपको हेल्प मिलेगा। तो ठीक है, जहां तक तुम आगे देख सकते हो वहां जाओ, और जब आप वहां पहुंचोगे तो क्या होगा, जब आप वहां पहुंच जाओगे तो क्या होगा, तो आप आगे देख पाएंगे। ओके, क्या कह रहे कीर्ति, कल वाली क्लास डिस्कस कर रही है आपको, क्या डिस्कस करना है बच्चा, क्या समझ में नहीं आया था। ये हमने पढ़ा था रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत, यही पढ़ा था ना हमने। यही पढ़ा था ना बच्चा।
हाँ कीर्ति बोल रहे थे आप बच्चा। हाँ बताओ। जल्दी बताओ बच्चा। रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत बताओ, इसमें क्या मतलब, क्या समझना है, कुछ समझना है क्या? हाँ बच्चा, आईसीसीओ से डायग्राम ही आएंगे आपको। मैंने कीर्ति आपको बताया था कि जो हो रहा है सॉल्व, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है ना तो बच्चा उसे छोड़ दो, क्योंकि हम लोग तो पढ़ेंगे ना। और अभी मैंने क्या बताया था कल कीर्ति, आप सुनते नहीं हो ना ध्यान से। आप ध्यान से नहीं सुनते हो ना। आप ध्यान से नहीं सुनते हो ना कीर्ति। बच्चा ये टॉपिक मैं अगर आपको समझाऊंगी तो फिर ये जो नया क्लास है आप कैसे पढ़ोगे? जब स्टार्टिंग में पढ़ाऊंगी तब आप पढ़ना। अभी कंजप्शन फंक्शन पढ़ लो, क्योंकि फिर ऐसे फिर बहुत पीछे हो जाएगा सिलेबस हमारा, अगर हम प्रीवियस ही देखते रहेंगे। ठीक है कीर्ति, अगर मैं यही आपको पढ़ाने लग जाऊंगी अकेले अभी, तो बच्चा फिर आगे का सिलेबस कैसे कंप्लीट करूंगी मैं? मैंने बोला था मैं माइक्रो का जब एक बार रिवीजन करा देती हूँ पूरा, तब आप पूछ लेना। अभी फिर एक एक ऐसे ले लेके बैठूंगी बच्चा, तो फिर कैसे आगे सिलेबस होगा? हाँ कीर्ति, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो चीजें डेप्थ में ही जाएंगी बच्चा, माइंड तो लगाना पड़ेगा ना। अभी हम पी वाई यूज करेंगे ना, तब आपको समझ आ जाएगा, परेशान मत हो आप। आज हम कंजप्शन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? एक अमेरिका अर्थशास्त्री जेएस ड्यूजनबेरी ने सापेक्ष आय का उपभोग सिद्धांत दिया था, ठीक है। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत को सामने रखा, जो किसी व्यक्ति की खपत के निर्धारित रूप में उसकी पूर्ण आय के बजाय उसकी सापेक्ष आय पर जोर देता है। क्या देता है इन्होंने? इन्होंने बताया, जो अमेरिका अर्थशास्त्री है जेएस जेयर डूजनबेरी ने उपभोक्ता जो व्यवहार था, ठीक है, उपभोक्ता का व्यवहार था जो, उस सिद्धांत को सामने रखा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का जो खपत कर रहा है, मतलब कंज्यूम कर रहा है, उसके निर्धारक जो उन्होंने निर्धारक कर रखा है कि उतनी खपत करेगा, उसके पूर्ण रूप में आय के बजाय उसकी सापेक्ष आय पर जोर देता है, ठीक है। कीन्स के उपभोग सिद्धांत पर डूजनबेरी द्वारा क्या बताया गया है कि प्रस्थान ये है कि उनके अनुसार किसी व्यक्ति की खपत उसकी वर्तमान आय पर निर्भर नहीं करती है। मतलब क्या बताया कीन्स ने कि अगर जो अभी वो कंज्यूम कर रहा है, खपत कर रहा है, जरूरी नहीं है कि उसकी वर्तमान में आय अच्छी है इसलिए अच्छा कर रहा है, लेकिन निश्चित रूप से पहले आय स्तर पर पहुंच जाती है। क्या पहुंच जाती है? आय स्तर पे पहुंच जाती है। डूजनबेरी की सापेक्ष आय जो है, हाँ कीर्ति मुझे पता है बच्चा, मुझे पता है। मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, अभी पहले सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा ना तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, समझ रहे हो? डूजनबेरी की सापेक्ष आय क्या होती है? परिक्रमा के अनुसार किसी व्यक्ति की खपत करते हो आप, मान लो सिर्फ पूर्ण आय का कार्य नहीं है। मतलब ड्यूजनबेरी ये बता रहा है कि अगर आप परिकल्पना के अनुसार वो बताता है, किसी व्यक्ति की खपत उसकी पूर्ण आय का कार्य नहीं है। जैसे कि अगर आप पूरा इनकम वो कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपकी सॉरी कंज्यूम कर रहे हो तो इनकम इतनी है। समाज में आय वितरण में उसकी सापेक्ष स्थिति है, ठीक है। अर्थात उसका उपभोग अन्य व्यक्ति की आय में सापेक्ष उसकी आय पर निर्भर करता है। मतलब उसकी आय पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके से उपभोग करेगा। अब वो सेविंग भी तो करेगा, उसके अकॉर्डिंग भी काम करेगा अपना, है ना। उदाहरण के लिए क्या होता है? उदाहरण के लिए क्या होता है? यदि किसी समाज में सभी व्यक्तियों की आय में समान प्रतिशत की वृद्धि होती है, मान लो, ठीक है। व्यक्ति की खपत मतलब कंज्यूम कर रहा है, उसकी जो खपत है, जो अपना मतलब जो वो कंज्यूम कर रहा है। आपको हिंदी में समझा रही हूँ, अच्छा, खपत इंग्लिश वर्ड नहीं है, ठीक है। व्यक्तियों की आय में समान प्रतिशत की वृद्धि होती है तो उसकी सापेक्ष आय वही रहेगी, ठीक है। हालांकि उसकी पूर्ण आय में वृद्धि होगी। क्या होगी? मतलब क्या बताता है, तो किसी समाज में सभी व्यक्ति आय समान प्रतिशत की वृद्धि होती है। मान लो ए जो है उसकी भी सेम होती है, बी की भी आय सेम है, सी की भी, डी की भी, मान लो, ठीक है। तो क्या होता है? सापेक्ष आय वही रहेगी, इन दो की आय वही रहेगी, पर उसकी पूर्ण आय में वृद्धि होगी। क्या होगी? उसकी पूर्ण आय में क्या होगी? वृद्धि होगी।
डूज एंड वेरी के अनुसार क्या बताता है, क्योंकि उसकी सापेक्ष आय समान। क्लास में कौन कौन है, सिर्फ कीर्ति है क्या, और कोई नहीं है क्लास में? क्लास में सिर्फ कीर्ति ही है और कोई स्टूडेंट नहीं है क्लास में। किसी को कुछ नहीं बोलना, से गुड मॉर्निंग नहीं, कोई विश नहीं, कुछ नहीं। आके क्लास में बैठ जाते हो, पता ही नहीं चलता कि पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि उसकी सापेक्ष आय समान रहती है। व्यक्ति अपनी आय का उतना ही अनुपात उपभोग पर खर्च करेगा। व्यक्ति अपनी आय का अनुपात उतना ही आय पर खर्च करेगा जितना वह अपनी आय में पूर्ण वृद्धि से पहले कर रहा था। समझ रहे हो? मान लो व्यक्ति अपनी आय का उतना ही अनुपात उपभोग करेगा जितना वह अपनी आय में पूर्ण वृद्धि से पहले, मतलब उसकी आय में जब वृद्धि हुई थी उससे पहले जो कर रहा, ठीक है। अर्थात उसकी औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी उसकी पूर्ण आय में वृद्धि के बावजूद समान रहेगी, ठीक है। अच्छा, मायरा ने किया गुड मॉर्निंग विष्णु पे, गुड इवनिंग। कहाँ किया है मायरा? अच्छा सॉरी बच्चा, किया है, सॉरी सॉरी। वीरेंद्र, आप क्या पढ़ नहीं रहे हो क्या? बिल्कुल ध्यान का है आपका। मान लो क्या होता है, जब आपकी कंजप्शन, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी कंजप्शन भी बढ़ती है, और जब आपकी इनकम कम होती है तो आपकी कंजप्शन भी कम हो जाती है, ठीक है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कुजनेट्स के द्वारा समय श्रृंखला डाटा पर आधारित अनुभव जय अध्ययनों से पता चलता है कि लंबी अवधि में उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति लगभग स्थिर रहती है। मान लो आप लॉन्ग रन में कर रहे हो, लॉन्ग रन में मान लो क्या होता है, उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति स्थिर रहती है, मतलब वो यहाँ पे शॉर्ट रन में ज्यादा करती है और लॉन्ग रन में क्या करती है, उपभोग कम करती है। अब डूजनबेरी की सापेक्ष आय परिक्रमा बताती है कि दीर्घावधि में समुदाय आय के उसी अनुपात का उपभोग करना जारी रखेगा जब उसकी आय में वृद्धि हो। मतलब जब लॉन्ग रन में तो उसी अनुपात में क्या करेगा, उपभोग करेगा, कंजप्शन करेगा। मान लो लॉन्ग रन में जब उसकी आय में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी, बढ़ेगी आय, तभी तो करेगा ज्यादा कंजप्शन, ऐसे ही कर लेगा कंजप्शन ज्यादा। सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ? ड्यूजनबेरी के अनुसार क्या होता है, ड्यूजनबेरी के अनुसार अपेक्षाकृत कम आय वाले व्यक्तियों की आय के अनुपात के रूप में बचत उनकी आय में वृद्धि के साथ बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। ड्यूजनबेरी के अनुसार अपेक्षाकृत कम आय वाले व्यक्तियों की आय के अनुपात के रूप में बचत उनकी आय में वृद्धि के साथ साथ बहुत अधिक नहीं बढ़ती। समझ में आया? मान लो आपकी कम आय है, ठीक है, व्यक्तियों की आय के अनुपात के रूप में बचत क्या होगी, उनकी आय में वृद्धि के साथ बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर उनकी इनकम बढ़ रही है तो वो कंजप्शन भी बढ़ाएंगे अपना, नहीं, इनकम बढ़ रही है तो ये क्या है, कि साइकोलॉजिकल वो की कंजप्शन कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको आगे सेविंग भी करनी है, ठीक है। उनकी बचत आय के उसी अनुपात में नहीं बढ़ेगी जैसा कि उन व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा था कि जिनकी आय में वर्तमान वृद्धि से पहले समान उच्च आय थी, ठीक है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि सभी व्यक्तियों की आय में समान अनुपात में वृद्धि होने पर व्यक्तियों की सापेक्षिक आय में परिवर्तन नहीं होगा और इसीलिए वे अपनी आय के समान अनुपात का उपभोग करेंगे। समझ रहे हो कि क्या होता है, सभी व्यक्तियों की आय क्या होती है, समान अनुपात में वृद्धि होने पर व्यक्तियों की जो आय होती है वो परिवर्तन नहीं होगी, क्या होगी, परिवर्तन नहीं होगी, इसलिए वे अपनी आय के समान अनुपात का उपभोग करेंगे। समझ रहे हो? अपनी आय के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो उपभोग करेंगे। तो क्या होता है, व्यक्तियों परिवारों पर ये लागू होता है। किस पे लागू करता है, व्यक्तियों परिवार पर। इसलिए यह माना जाता है कि अगर आय का सापेक्ष वितरण एक समाज की आय में वृद्धि के साथ समान रहता है, मान लो सेम रहता है, तो उपभोग करने के लिए इसकी औसत प्रवृत्ति स्थिर रहेगी। क्या रहेगी? अब मान लो ये निष्कर्ष उपभोग के केंद्रीय सिद्धांत से भिन्न है। मान लो ये जो हमारा निष्कर्ष निकल रहा है ये केंद्रीय बताया था पर इससे अलग है। क्यों? क्योंकि जैसा कि ऊपर देखा गया है, मान लो कि पूर्ण आय में वृद्धि हो गई, मान लो तो क्या होगा, अपनी आय का एक छोटा हिस्सा उपभोग व्यय के लिए समर्पित करेगा। क्या करेगा वो? समर्पित करेगा। अर्थात इसका एपीसी गिर जाएगा। क्या होगा? एपीसी गिर जाएगा, ठीक है। ये अपनी आय का एक छोटा हिस्सा उपभोग व्यय के लिए समर्पित करेगा। समझे? उपभोग भी तो करेगा अगर इनकम ज्यादा होगी तो,
ये थोड़ा बिल्कुल खत्म कर देगा कंजप्शन को, ठीक है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सापेक्ष आय का सिद्धांत का अर्थ ये होता है कि एक समुदाय की जब आय होती है, मान लो एक ग्रुप में हमारी एक फैक्टर्स में हमारी डिवाइड होती है, इसको इतनी इनकम मिलेगी, इसको इतनी इनकम मिलेगी, इसको इतनी इनकम मिलेगी, ठीक है। एक समुदाय की आय में वृद्धि के साथ आय का क्या होता है, वितरण समान रहता है। क्या रहता है, इसको इतना देंगे, इसको इतना देंगे, क्या होता है, समान रहता है, ठीक है। और क्या होता है इसके साथ, उपभोग का कार्य साथ नहीं चलता है। क्यों, क्योंकि कोई अलग करेगा, ये अपने हिसाब से उपभोग करेगा, ये अपने हिसाब से उपभोग करेगा। सबकी कंज्यूमर पावर अलग अलग होती है। जैसे कि आय बढ़ती है तो समान उपभोग फलन क्या होता है, वक्र के साथ साथ उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति में गिरावट आ जाती है। जैसे कि मैंने बताया था, जरूरी नहीं है इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़े। साइकोलॉजिकल लॉ क्या कहता है कि अगर इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन कम होती है, समझे। ड्यूजरबेरी के अनुसार क्या बताता है, उपभोग फलन वक्र ऊपर की ओर खिसकता है। किधर की खिसकता है, ऊपर की ओर, जिससे उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति स्थिर रहती है। क्या रहती है, स्थिर रहती है, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो मान लो एक प्रत्येक आय का स्तर होता है, उसकी औसत परिवार की जो खपत होती है, समर्पित आय का अनुपात समान रहता है, ठीक है। तो इसकी आय के अनुपात के रूप में समुदाय की कुल खपत भी स्थिर रहेगी। हालांकि इसकी पूर्ण खपत और पूर्ण बचत में वृद्धि होगी। और आय में पूर्ण वृद्धि के साथ क्या होगा, अब हम पढ़ते हैं प्रदर्शन प्रभाव, ठीक है। खपत के निर्धारक के रूप में सापेक्ष आय पर जोर देकर सापेक्ष आय परिकल्पना से पता चलता है। मान लो हम खपत कर रहे हैं, उसके निर्धारक रूप में क्या देखते हैं, जो मेरी सापेक्ष आय होती है उसको मैं व्यक्ति या परिवार के किसी समुदाय में, पड़ोसियों में, अन्य परिवारों में क्या करूंगी, नकल करने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हैं मतलब दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पढ़ाया था मैंने तुम्हें, समझ में आ रहा है। रिचर्ड इफेक्ट पढ़ाया था, हाँ। इसमें वो होता है, क्या करते हैं, एक दूसरे को देख के क्या करते हैं, क्या करते हैं, नकल करते हैं, समझे। मान लो अन्य परिवार या उपभोग स्तर की नकल या नकल करने की कोशिश करते हैं। इसे प्रदर्शन प्रभाव या डूजनबेरी प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डूजनबेरी का प्रभाव। इस किसने दिया था, रचट इफेक्ट है ये, डूजनबेरी ने दिया था ये, ठीक है। रचट इफेक्ट, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रचट इफेक्ट। और ये किसने दिया था, डूजनबेरी ने दिया था, प्रदर्शन प्रभाव। इसमें दो बातें सामने आती हैं। सबसे पहले, उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति नहीं गिरती, मतलब आप क्या करोगे, दूसरे को देख के क्या करोगे, दूसरे को देख के क्या करोगे, नकल करोगे, ठीक है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यदि सभी परिवारों की आय समान अनुपात में बढ़ती है तो सापेक्ष आय का वितरण अपरिवर्तित रहेगा। समझ रहे हो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि सभी परिवारों की आय समान अनुपात में बढ़ती है, मान लो, तो क्या आय का वितरण अपरिवर्तित रहेगा। क्यों, क्योंकि इसलिए उपभोग व्यय का आय से अनुपात जो सापेक्ष आय पर निर्भर करता है, वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। समझ आ रहा है। समझ आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रही हूँ। अब मान लो दूसरा क्या होता है, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। अब तुम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो मान लो दी गई आय वाला एक परिवार अपनी आय का अधिक उपभोग करने के लिए क्या करेगा, समर्पित कर देगा। मान लो यदि वह एक समुदाय में रह रहा है तो जिसमें प्रदर्शन प्रभाव के कारण क्या करेगा, वो कम माना जाता है। किसके, उसकी आय को कम माना जाएगा, क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। इसलिए दूसरा जब एक परिवार अपने आय का कम अनुपात खर्च करेगा तो वह ऐसे समुदाय में रह रहा है जिसमें उस आय का अपेक्षाकृत अधिक माना जाता है, क्योंकि इस मामले में प्रदर्शन प्रभाव मौजूद नहीं होगा। समझ आया। क्या होता है, जब दूसरी ओर एक परिवार अपनी आय का कम अनुपात खर्च करता है, ठीक है, और वह एक ऐसे समुदाय में रह रहा होता है जिसमें उस आय के अपेक्षाकृत अधिक माना जाता है। मान लो एक परिवार है, ये मान लो ये एक परिवार है ए और ये परिवार है बी। ये आय इसको जितनी मिल रही है उतनी खपत नहीं कर रहा, पर ये जितनी आय मिल रही है उससे अधिक खपत कर रहा है। तो
इसकी वैल्यू इसके आगे क्या होगी, ज्यादा होगी ना। तो इसमें वही बताया हुआ है कि एक परिवार में अपनी आय का कम अनुपात खर्च करेगा, वह एक ऐसे समुदाय में रह रहा है, ऐसे ग्रुप में रह रहा है जिसमें उसकी आय को अधिक माना जाता है। मान लो मैं अगर कम कर रही हूँ खर्चा और मेरे साथ वाला ज्यादा कर रहा है, तो मेरी नजर में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। तो इसमें वही बताया गया है। और इसमें क्या कहते हैं तुम्हारा रेचेट इफेक्ट, ठीक है, डूज एंड वेरी का इफेक्ट लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए क्या बताया जाता है, भारत में किए गए घरेलू व्यय के हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि एक निश्चित आय वाले परिवार को मान लीजिए इतने रुपए मिलते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में 5,000 प्रति माह अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खपत पर खर्च कर देते हैं। समझे, ये किसकी बात हो रही है, शहर और गांव वालों की। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवार के उपभोग की उच्च प्रवृत्ति प्रदर्शित प्रभाव के कारण क्या होता है, आप बोलो क्या करते हैं, शहरों में एक दूसरे को दिखाने के लिए क्या कर देते हैं, अपना नुकसान कर देते हैं, पर वो लोग शो ऑफ नहीं होने देते कि हमें नुकसान हो रहा है। जहाँ अपेक्षाकृत उच्च आय वाले परिवार को निवास करते हैं, जिनके उच्च खपत मानक निम्न आय वर्ग के अन्य लोगों को अधिक उपभोग करने के लिए क्या करते हैं अच्छा सॉरी, मुझे एक्चुअली अभी फीवर आ गया है, दैट्स वाई मेरी मेरे से बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जितनी देर मैं पढ़ा सकती हूँ मैं पढ़ाऊंगी, अगर नहीं बोला जाएगा तो फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब डूजन वेरी ने सापेक्ष आय की सॉफ्ट प्रभाव जो है अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी बताया है कि जब व्यक्तियों परिवारों की आय गिरती है मान लो, तो उनका उपभोग व्यय कम नहीं होता है। मान लो, समझ रहे हो, मान लो उनकी आय कम हो रही है, उनकी आय कम हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि उनका उपभोग व्यय कम नहीं होता है, उनका उपभोग व्यय भी क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, इतना कम नहीं होगा, मतलब कम होगा पर इतना नहीं होगा, ठीक है। इसे क्या जाता है, सॉफ्ट प्रभाव कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि डूज एंड वेरी के लोग अपनी खपत को पहले प्राप्त उच्चतम स्तर पर बनाए रखने की कोशिश करते हैं, और ये आंशिक रूप से ऊपर बताए गए प्रदर्शन प्रभाव के कारण होता है। मान लो पड़ोसियों को ये नहीं दिखाना चाहते कि उच्च जीवन स्तर को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। अभी मैंने आपको प्रीवियस लाइन में बता दिया कि अगर उनको अंदर ही अंदर नुकसान हो रहा है तो वो किसी को फील नहीं होने देते कि हमें नुकसान हो रहा है, समझे। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ये आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण भी है कि वे अपने पिछले उच्च स्तर के उपभोग के आदि हो जाते हैं, और जब उनकी आय गिर जाती है तो उनके उपभोग व्यय को कम करना काफी कठिन होता है। अब मान लो उनकी आय कम हो रही है पर वो दूसरों को दिखाने के लिए उपभोग और कर रहे हैं और कर रहे हैं, अब उनको आदत भी हो जाएगी, है ना। तो वो क्या होता है, फिर उन्हें आगे चल के काफी कठिन लगने लग जाता है कि हम कैसे आगे करके करेंगे, और बचत को कम करके वो उपभोग स्तर को बनाए रखते हैं। सेविंग्स पे ध्यान नहीं देंगे, वो क्या करेंगे, उनकी आय बढ़ रही है तो वो कंजप्शन भी दिखाएंगे, जब उनकी आय कम होगी तो वो कंजप्शन को बढ़ाए दिखाएंगे, क्योंकि वो डूजन वेरी इफेक्ट दिखा रहे हैं, रेचर्ड इफेक्ट दिखा रहे हैं कि हम तुमसे शो ऑफ हो रहा है, हम तुमसे ज्यादा, तुम जैसे कर रहे हो हम वैसी करेंगे, ठीक है। और एक टाइम पे आके अगर उनकी क्या होती है, सेविंग्स कम होती है, तब भी वो क्या करते हैं, अपनी उपभोग का स्तर वैसे ही बनाए रखते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें क्या करना है, उन्हें एक दूसरे को दिखाना है, ठीक है। ये मैं आपको कल पढ़ा, विज्ञापन में देख लिया आप लोगों ने, जब समुदाय की आय में वृद्धि होती है तो सापेक्ष आय स्थिर रहती है, ठीक है। उपभोग व्यय का आय के अनुपात अधिक नहीं बढ़ेगा, देखो ये रहा, जब समुदाय की, जब ग्रुप की आय में वृद्धि होती है तो सापेक्ष आय स्थिर रहती है, उपभोग व्यय का आय से अनुपात अधिक नहीं बढ़ेगा। क्या होगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि परिवारों की सापेक्ष आय समान रहती है। ध्यान दे कि इसका अर्थ है कि बचत अनुपात में अधिक वृद्धि नहीं होगी। विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या होता है, ठीक है। मान लो प्रदर्शन प्रभाव में आप दिखा रहे हो जिस अनुपात में आय में वृद्धि होगी उन्हीं अनुपात में आप परिवार अपने व्यय में वृद्धि करेगा, समझ रहे हो।
और दूसरी ओर यदि समुदाय की आय घटेगी तो क्या होगा, सॉफ्ट प्रभाव के कारण उपभोग व्यय में बहुत अधिक गिरावट नहीं आएगी। समझ में आ गया इसका मतलब, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया, बताओ सब, क्योंकि जो पिछला पढ़ा हुआ है वो इतनी सी लाइन में आ गया। जल्दी बताओ बच्चों, समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया आप लोगों को? इतना देखो, प्रदर्शन प्रभाव और जिसके अनुसार क्या होता है, लोग अपने पहले प्राप्त उच्च स्तर के उपभोग को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ये पार अनुभागीय पारिवारिक बजट अध्ययनों को समझाए समुदाय खपत कार्य को चापलूसी करते हैं। समझ में आया इसका मतलब क्या होता है कि ये लोग इतना डूब जाते हैं, मतलब एक दूसरे को शो ऑफ करने के लिए, कि एक टाइम पे आके क्या होता है, पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, ये प्रदर्शन के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। समझ आ गया? तभी इसको रियल लाइफ में भी फॉलो करते हैं कई लोग, पर करना नहीं चाहिए। अपने पास जितना है उतना ही हमें करना चाहिए खपत, ये नहीं ज्यादा से ज्यादा दिखाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे के पास आईफोन है तो हम क्या करेंगे, आईफोन खरीदेंगे, भाई उसके हाथ में आईफोन है नहीं, जो आपका है, जो आपका लेवल है, जो आपकी क्षमता है, आप उसी में काम करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लाइफ टाइम आपको साथ देगा आपका। क्या होता है, समुदाय का जो अल्पावधि होता है, समग्र उपभोग कार्य घुमावदार होने के बजाय रैखिक है। जैसा कि आप ऊपर कहा गया है, यदि अल्पकाल में आय का स्तर बढ़ता है तो आय में उपभोग व्यय अनुपात प्रदर्शन प्रभाव से संचालन के कारण अधिक बढ़ने की संभावना नहीं होती। बच्चा ये सुनो, ये वाला हम टॉपिक कंटिन्यू कल कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको इससे पहले नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ पढ़ाया था, वो रिवीजन करा दूं थोड़ा बहुत, क्योंकि इस पे थोड़ा सा बच्चा मैं कल पढ़ाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ की वजह से थोड़ा खुल के नहीं बोल पा रही हूँ, और ये ऐसा टॉपिक है कि आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा। समझ रहे हो? जल्दी बताओ, हाँ या ना करो जल्दी से। अब पूछ लो, किसी को पहले का कुछ पूछना है तो। आप लोग अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, मैं बता सकती हूँ। ठीक है, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देती हूँ आज। एक सेकंड रुको, जितना हमने पढ़ा है ना उतने में मैं आप, और ये पीडीएफ आज नहीं सेंड करूंगी, कहीं कहो मैम हमें नोट्स नहीं मिले हैं, क्योंकि हमने अभी थोड़ा ही पढ़ा है इसका, बाकी हम कल पढ़ेंगे ना, तभी हम इसको सेंड करेंगे। ठीक है, अब ये मत बोल देना मैम आपने सेंड क्यों नहीं किया, मैम ये क्यों नहीं, मैम वो क्यों नहीं। समझ में आ रहा है? आज नहीं मिलेगा नोट्स, कल मिलेगा। ठीक है, अब देख लो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि इस पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना है। आप लोग अपने क्या कहते हैं, अपने ये, आप अपने नोट्स बना रहे हो ना? नहीं कीर्ति, अभी इम्पोर्टेंट वाला पढ़ लो बच्चा, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ो, अच्छा रहता है, ऐसे नहीं ना हिम्मत, मेरे अंदर हिम्मत है, अभी मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, नहीं पढ़ पाऊंगी तो बता दो। देखो, सबसे पहले ये देखो, स्टॉक एंड प्रवाह में लिखते रहो। हाँ कीर्ति बच्चा, पता है मुझे, स्टॉक एवं प्रवाह, समझ रहे हो? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ना आपका एक तरीके से वो आ जाता है कॉलम, डिफरेंस आ जाता है बना हुआ, कि स्टॉक और प्रवाह के दोनों के बारे में डेफिनेशन, मतलब एक तरीके से वो आ जाता है। आप कह सकते हो कि, क्या कह सकते हो उसको, कि जैसे अरे मैच द फॉलोइंग आ गया, कि स्टॉक का ये, प्रवाह का ही है, तो क्या होता है, इसको याद कर लेना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक एंड प्रवाह पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, समझ में आ गया? इस दोनों में एक ही फर्क है, इस पे क्या है, स्टॉक में पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है, फ्लो में पीरियड ऑफ टाइम, ये दोनों को अच्छे से याद करके रखना। वैसे भी याद रखोगे, फ्लो बैंड प्रभाव वाली चीज है, और हमारी स्टॉक क्या है। ठीक है, अभी आपने उदाहरण देख लिया, अब देखो वस्तुओं के कितने टाइप्स ऑफ गुड्स आ जाते हैं, उनको ये चारों आपको याद करके रखना है। पूंजीगत होता है, भोग होता है, अंतिम होता है, मध्यवर्ती होता है ना? अब इसमें देखो, कंजप्शन में आपको पता ही है कि हमारी नेशनल इनकम काउंट होती है नहीं होती है ना?
इसमें टिकाऊ वस्तुओं, गैर टिकाऊ वस्तुएं एवं एक सम्मिलित किया जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसमें टिकाऊ वस्तुएं शामिल होती है नहीं होती है, ये सब हमारे आ सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और मान लो कैपिटल गुड्स हो गया, ठीक है, मान लो कैपिटल गुड्स में मान लो टिकाऊ वस्तुएं होती है नहीं होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कौन कैपिटल गुड्स होती क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है इसके, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जो उनके अंतिम प्रयोगकर्ता के उपभोक्ता को उत्पादक द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार होती है, ठीक है। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ अभी थोड़ा एमसीक्यूज वगैरह तुम्हें 2-4 करा दूं कल। मैं आप लोगों के लिए ऐसा करती हूँ, कल कुछ इजी से, मतलब जो पेपर में आते हैं, तो इजी से हम टफ में जाएंगे, ठीक है। एकदम टफ पढ़ेंगे तो हमारा माइंड एकदम ब्लर हो जाएगा। तो कल ऐसा करते हैं, हम लोग एमसीक्यूज कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा माइंड खुल जाएगा थोड़ा बहुत। समझ में आ रहा है? ठीक है, आपने ये देख लिया फाइनल गुड्स में क्या क्या चीजें आती हैं, आपको पता है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या क्या चीजें आती हैं आपको, इंटरमीडिएट से पता चल रहा है, मीडिएट मतलब मीडियम, बीच की चीज की बात हो रही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, ये उत्पादन के लिए किया जाने वाला व्यय होता है, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके अंदर ये जो सकल निवेश, शुद्ध निवेश माइनस मूल्यह्रास, ये सब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लिख लेना, ठीक है। और ये देखो शुद्ध निवेश, सकल निवेश, ये इनके, ये जो तुम्हारे है ना कि शुद्ध निवेश कैसे निकालते हैं, किससे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि छोड़ दो इसे, नहीं है, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्यह्रास, सकल निवेश, शुद्ध निवेश क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम डेप्रिसिएशन को निकालते हैं, समझ रहे हो। इसमें कुछ पूछना है किसी को, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी, किसी की कोई क्वेरी है तो जल्दी पूछ लो बच्चा, पूछना है तो पूछो, इसमें क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। नॉर्मल रेजिडेंट में क्या क्या होता है हमारा, ये सब विदेशों से अगर आप शुद्ध प्राप्त NFII आप करते हो, प्राप्त करते हो, तो उसके अंदर NFII के फॉर्मूला क्या होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना कि अगर आपका निर्यात ज्यादा हो रहा है, आयात कम हो रहा है, तो क्या होगा, फायदा होगा हमें। और अब जहां हमारा आयात क्या होगा, क्या होगा, इसमें समझाया था नेगेटिव होगा ना, जब मैं निर्यात कम करूंगी और आयात ज्यादा करूंगी, समझ में आया। इसमें क्या होता है, शकल अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान, इसमें आप अपनी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, हाँ, यस कीर्ति, वेरी गुड। और किसी को आंसर नहीं देना होता है क्या, कीर्ति को ही देना होता है, कीर्ति को ही पढ़ना है, कीर्ति JRF क्लियर करेगी इस बार पक्का, मुझे लग रहा है लड़की मेहनत से पढ़ती है। आप लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं है कि पढ़ना है, हमें मैम से क्वेश्चन करने हैं, कोई मतलब नहीं, आते हो क्लास में, जब मैं नाम लूंगी तभी गुड इवनिंग आएगा, वरना वो भी नहीं आएगा, ठीक है। इंग्लिश में देख लो कि हमारी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, इसमें फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, सब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और ये GDP माइनस डेप्रिसिएशन तो NDP, और NDP प्लस डेप्रिसिएशन GDP, ठीक है। और ये देखो, इस डायग्राम से आपको क्या होता है, डायग्राम हर एक में मैंने बताया, बना लो, इसे पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। मान लो आपको ये राष्ट्रीय असाइनमेंट गुडनेस है, स्वतंत्रता से पूर्व अनुमान क्या है, किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर परिभाषाएं किसने क्या बताया था, मार्शल ने क्या बताया, पिगू की क्या सोच थी, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है। फिशर ने क्या बताया, ठीक है। और हमारी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, किसमें मूल्यह्रास शामिल होता है, किसमें नहीं होता, ठीक है। राष्ट्रीय गणना के आधार पर भौगोलिक और राजनीतिक में क्या होता है, समझ रहे हो। एक देश की भौगोलिक सीमा में जो अंतिम वस्तु होती है उसका क्या फर्क होता है, ठीक है।
इसमें जैसे ये फॉर्मूला है, जीडीपी फैक्टर प्राइस पे निकालोगे तो कैसे निकलेगी, एनडीपी निकालोगे फैक्टर प्राइस पे तो कैसे निकलेगी, जीएनपी निकालोगे एमपी प्राइस पे तो कैसे निकलेगी, है ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो बच्चा। एनएनपी, एफसी, टीपी, आईपीडी, ये कैसे आपकी प्राइवेट इनकम निकलेगी, पर्सनल इनकम की आप लोगों को कैसे निकलेगी, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं आपस में, इनको क्या बोला जाता है, ये सब क्या है हमारा, ये सब जो आप माइनस प्लस वाले है ना, ये सब अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इन्हीं पे बेस है हमारा नेशनल इनकम, ठीक है, राष्ट्रीय खर्च योग्य आय, ठीक है, ठीक है। नेशनल प्रोडक्ट इनकम में क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम में क्या क्या एड ऑन होता है, प्राइवेट इनकम में इंग्लिश में देख लो क्या क्या एड ऑन होता है। अब प्राइवेट इनकम दोनों तरीके देखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम, ये बड़ा वाला हो गया और ये छोटा वाला हो गया, मैंने बताया था अगर बड़े से समझ नहीं आए तो छोटा फॉलो करो, पर क्या करना है, करना है, ठीक है। नेशनल इनकम, प्राइवेट इनकम करो, ठीक है, क्या होता है, नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है, प्राइवेट इनकम में क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। बहुत बार रिवीजन करा दिया मैंने आप लोगों को, तो ये याद कर लेना अच्छे से, समझ में आ रही है। आपका डायरेक्ट टैक्सेस इन 1 ईयर में क्या होता है, कौन सी बच्चा कीर्ति, इसके बाद वाली पीपीटी में इमेज, कौन सी इमेज बच्चा, कौन सी इमेज, किससे रिलेटेड है, लिख के भेजो, नेशनल इनकम मेजरमेंट, ये वाला ना कीर्ति, यही वाला पूछ रही हो ना, कैसे मापन करते हैं, कीर्ति यही पूछ रहे हो ना, जल्दी बताओ बच्चा, यही पूछ रहे हो ना, यही पीडीएफ तो यही है ना, इसमें पूछ रहे हो, जो सर्कल में बनाए ये वाला कह रहे हो, ये वाला कह रहे हो कीर्ति, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट है, हाउस होल्ड है, फॉर्म्स है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इससे लिख लो, ठीक है। ये ब्लर ही आई थी एक्चुअली, मैंने ये कहीं से ली थी तो ये ब्लर थी थोड़ी, ठीक है, क्योंकि पूरी परफेक्ट नहीं आई। अब सुन लो, लिख लो, देखो गवर्नमेंट है, फॉर्म्स है, ठीक है, इधर हाउस होल्ड है, इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स है, और बीच में क्या है, फाइनेंशियल मार्केट है। अब आप क्या करते हो, गवर्नमेंट क्या करती है, परचेज करती है गुड्स को, है ना, फर्म से, फिर क्या होता है, इधर इधर ऐसे ऐसे घूमता रहता है, क्या होता है, ये हाउस होल्ड पे आ जाती है, फर्म क्या करती है, हाउस होल्ड पे आती है, हाउस होल्ड से एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स करती है, फिर फर्म्स पे करती है, समझ आया। फिर क्या होता है, फॉरेन को भेजती है, फिर वेजेस, सैलरी, पेंशन देती है, टैक्सेस लगाती है गवर्नमेंट, फिर पेमेंट्स करती है, एक्सपोर्ट के पेमेंट देती है। मतलब इस पे घुमा फिरा के सब यही बताया गया है कि कैसे गवर्नमेंट, फर्म्स, हाउस होल्ड, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, फॉर्मल मार्केट, कैसे इन सब में कैसे हम एक दूसरे से डिपेंड है, कैसे हम नेशनल इनकम को आगे बढ़ाते हैं, समझ रहे हो, एक के बिना एक के बिना, एक के पीछे सीधे चलती रहती है। फर्म्स क्या करती है, हाउस होल्ड को वेजेस रेंट देती है, हाउस होल्ड क्या करती है, इसको क्या देती है, क्या देती है हाउस होल्ड, इधर क्या करती है, क्या करेगी इधर,
हाउस होल्ड फर्म के बीच में होता है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मार्केट, इधर है फाइनेंशियल मार्केट, समझ में आया? क्या है फाइनेंशियल मार्केट, ये मिड में लिखा है फाइनेंशियल मार्केट, ओके। और फाइनेंशियल मार्केट लिखा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स है, और ये है फॉरेन मार्केट, क्या है? फॉरेन मार्केट। समझ में आ रहा है? कौन सा कीर्ति, बताओ बच्चा, कौन सा वाला डायग्राम? अच्छा, ये वाला, ये वाला कीर्ति, इससे नीचे ये वाला, ये बताना है क्या? दोहरी गणना वाला, ये दोहरी गणना वाला बताना है कीर्ति क्या? ये वाला सर्कुल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम फोर सेक्टर मॉडल, ऐसे बोला करो कीर्ति, मुझे पता चल जाता है जल्दी। ये वाला, बच्चा इसमें कुछ नहीं है, देखो अगर आप सर्कुलर फ्लो कर रहे हो, अभी मैंने आपका इनकम का बताया था सर्कुलर फ्लो, तो वो फोर सेक्टर मॉडल में कैसे करते हो, जैसे देख लो, इधर देखो, इकोनॉमी रिसोर्सेज हो गई, इकोनॉमी क्या दे रही है हमें? रिसोर्सेज दे रही है, क्या दे रही है हमें? रिसोर्सेज दे रही है। फिर इधर हम आ जा रहे हैं बिजनेस सेक्टर, इधर बिजनेस कर रहे हैं, और इधर क्या कर रहा है? हाउस होल्ड से हम कहा जा रहे हैं? इकोनॉमी रिसोर्सेज पे जा रहे हैं, फिर कहाँ आ रहे हैं? हम बिजनेस पे आ रहे हैं, और बिजनेस से फिर कहाँ आ जाते हैं? कंजप्शन, जो हमारा, ठीक है, फिर उधर से आके हम फिर हाउस होल्ड, ये जो फोर सेक्टर्स पे घूम रहे हैं हम लोग, हाउस होल्ड, इकोनॉमिक सोर्सेज, बिजनेस सेक्टर और आप कंजप्शन, ये सब क्या है? सब घूम रहे हैं ना हम लोग इसमें, घूमते घूमते। फिर देखो इधर देखो, इनकम से क्या होता है? हाउस होल्ड सेक्टर पे आ गए, फिर कंजप्शन। बच्चा ये पीडीएफ है, ये पीपीटी नहीं है कीर्ति, आपको प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा अच्छा बच्चा, मैं इसको ना ऐसा करती हूँ, एक सेकंड दो बच्चा मुझे बस, ठीक है? ये देखो, आपको ये कह रहे हो ना, आप की से बड़ा कर दो, आप दिख रहा है? आप समझ में आ रहा है? देखो कीर्ति, आप समझ में आ रहा है? देखो ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो गया, समझ में आ गया? अब देखो, अब दिख रहा है? समझ आ रहा है? समझ में आ गया? देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फोर सेक्टर मॉडल कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ कीर्ति, मैं इसे अपलोड कर दूंगी बच्चा, वो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, एक बार मैं देख लूंगी, और बाकी मैं आज करके देख लूंगी, अगर होगा, आज तो नहीं कर पाऊंगी बच्चा,
अब मैं टेबलेट लेके बिल्कुल, आप लोग समझ लो मुझे स्क्रीन ब्लर दिख रही है, मुझे स्क्रीन भी नहीं दिख रही है, बहुत ब्लर दिख रही है। तो क्लास को एंड करते हैं आप। ठीक है बच्चा, मैं इसकी आपको कॉपी दे दूंगी, आप ईमेल दे दूंगी, परेशान मत हो, ठीक है। ये मौसम बहुत खराब चल रहा है, ध्यान रखो आप लोग अपना, ठीक है। ठीक है कीर्ति, मैं इसका याद रखूंगी, ठीक है बच्चा। और अभी पीपीटी आपको नहीं मिलेगी, जो प्रीवियस कराया है वो याद करो, ठीक है। प्रीवियस कराया है वो याद करो, और इसका आपको मिल जाएगा पीपीटी वगैरह, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। और बाकी बच्चे कहाँ है सब, किसी को कोई मतलब नहीं है क्लास से कि क्या बात हो रही है क्या नहीं बात हो रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है। आफरीन भी क्लास में नहीं आ रही है, बहुत दिन हो गए हैं, आफरीन भी नहीं आई है ना क्लास में, आफरीन भी नहीं आई है ना क्लास में। थैंक यू कीर्ति बच्चा, थैंक यू सो मच मायरा, कीर्ति, आप लोग क्लास में बहुत अलर्ट रहते हो, अच्छी बात है ये, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको इसको ऐसा करती हूँ, इसी पीडीएफ में ऐसी लगा के रख देती हूँ, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, जो कल मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी ना, सुन रहे हो, समझ आ रही है बच्चों। ये मैं आपको इसी में ऐड कर दूंगी, ये इमेज, समझ आना, फिर ये मत कहना कि मैम आपने कहाँ ऐड कर दिया, इसको क्यों ऐड कर दिया, ठीक है। समझ तो आ ही जाएगा ना आपको, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी। यहाँ पे मैं सेकंड नंबर पे डाल देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, समझने में। वीरेंद्र पढ़ लो, टेस्ट में ना सबके मार्क्स आने चाहिए, ये नहीं कि हाँ ठीक है ऐसे ही कर लिया और चले गए। समझ में आ रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फोर सेक्टर मॉडल समझ लेना, बाकी कल अच्छे से क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। होप यू ऑल आर गुड, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखो अपना, ठीक है। वी विल मीट टुमारो विथ न्यू एनर्जी, विथ न्यू जोश, ओके, समझ में आ रहा है। सो एंड करते हैं, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।